साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अब समय बहुत ही कम बचा है, तो इस कम समय में साथियों परीक्षा वाला कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों आज से आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि दिन भी अब बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। तो साथियों जो कुछ आपको पढ़ाया जाए बिल्कुल शुरू से लगिएगा, लगन से लगिएगा, मेहनत के साथ अगर आप लगते हैं तो मैं कहूंगा आपका एग्जाम में बहुत आराम से क्रैक करवा दूंगा। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है साथियों। इसके बाद में कई सारे आपको मॉडल पेपर साथियों कराऊंगा और एग्जाम तक अगर आप ये सारे मॉडल पेपर देख लेते हैं तो मैं कहूंगा लगभग 70 से 75% प्रश्न आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों जैसे परीक्षा में आपके 50 सवाल आएंगे ना जीएस के, वैसे 50 सवाल साथियों हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे और उसके अलावा रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं और मैथ के साथियों 10 क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा कि यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस डिक्टो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा शुरू से अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और अपने एग्जाम को साथियों बहुत आराम से क्रैक करिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो किसकी बात चल रही है साथियों? शिवाजी की बात चल रही है, यानी कि शिवाजी के कार्यकाल में ही अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अगला देखिए, कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? साथियों किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा कि डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हड़प नीति के एक तरीके से कट्टर समर्थक थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने साथियों टीपू सुल्तान को पराजित किया था। जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी ना, ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और टीपू सुल्तान की हार हुई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? यानी कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था? ये था। ये डिक्टो सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और देखिए धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया नहीं होगी, जमींदारी की रक्षा ये भी नहीं होगी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा जाए, ये भी नहीं होगी। मैं कहूंगा इस सवाल का सबसे सटीक जवाब आपका जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 1857 के विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन का प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो भी आपको विनोबा भावे बताना है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे। या अगर आपसे पूछे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है तो विनोबा भावे आपको बता देना है। कि अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहां पर? कह रहे कि विश्व धर्म संसद जो कि 1893 में हुई थी, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये साथियों आपको बताना है ये कहां पर हुई थी? तो ये शिकागो में हुई थी। कहां पर? मेरे ख्याल से यहां पर खाली जगह होनी चाहिए थी। तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, कहने के सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से कौन सा है मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण। यानी कि सबसे प्राचीन पुराण की जब हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है साथियों? 18 है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया? सवाल आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों क्या कि ऋग्वेद में किस देवता की? तो इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। इसको साथियों धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहा जाता है। वैसे नॉर्मली धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का आएगा। तो इसका उपदेश जो दिया वो साथियों कहां पर दिया आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसका उपदेश कपिल वस्तु में दिया या लुम्बिनी में दिया या बोधगया में दिया या सारनाथ में दिया? मैं कहूंगा साथियों इसका उपदेश सारनाथ में दिया गया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो डिक्टो सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे किस राजा की बात चल रही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात चल रही है। यानी कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए कौन से राजा जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य साथियों ये जाने जाते हैं। अगला देखिए, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को कहा जाता है। तो साथियों क्या कहा जाता है? आप लोग मालूम होना चाहिए, नरपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नरपति कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? बता दीजिए। चलिए
तो जजिया कर दोबारा से किसने लगाया था साथियों? औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, क्या मोर सिंहासन की अगर हम बात करते हैं साथियों, इसका निर्माण, मयूर सिंहासन भी इसको कहा जाता है, क्या? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो ये काम साथियों किसने करवाया था? ये काम शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग क्या कर दीजिए? तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? तो यह क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1878 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। कब? 1878 में। और यह अधिनियम क्या कहता था? कहता था कि भारतीयों को हथियार ना रखने दिया जाए, यानी कि भारतीयों के पास हथियार ना होना चाहिए, यह अधिनियम कहता था। तो कुल मिला के आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार हो जाता है? देखिए टाई की स्थिति जब होती है जब दोनों पक्षों के पास बराबर बराबर मत हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कौन एक वोट डालकर साथियों जिता सकता है? मैं कहूंगा उस एक स्थिति में स्पीकर साहब फिर वोट देते हैं। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पीकर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार साथियों किसको है? मैं कहूंगा ये अधिकार किसको है? ये अधिकार संसद को है। किसको है साथियों ये अधिकार? ये अधिकार संसद को है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी क्या कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो ये क्वेश्चन पर साथियों डबल स्टार लगा लीजिए, मैं कहूंगा ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो किसकी बात चल रही है साथियों? वो प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहे हैं कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो साथियों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही संसद के खर्च को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये कब रिटायरमेंट होते हैं? तो ये 65 वर्ष बाद, 65 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को कौन से वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो मैं कहूंगा साथियों 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप जो दिया गया संशोधन में वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन में, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, यानी कि साथियों भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। तो कौन सी अनुसूची की बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों 10वीं अनुसूची की बात चल रही है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, सॉरी ए के साथ नहीं बल्कि डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में? तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए, कह रहे कि क्या सवाल साथियों आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? यानी कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश की जब हम बात करते हैं तो साथियों कौन सा है? आप लोग ध्यान रखेंगे चीन है। चीन आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एमरेंड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि एमरेल्ड द्वीप समूह किसको कहा जाता है? तो मैं कहूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? वाणिज्यिक बैंकों की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नहीं, राष्ट्रीय शहरी जीविका नहीं, जवाहरलाल नेहरू साथियों नहीं, राजीव आवास योजना शुरू की गई है। झुग्गी बस्ती यानी कि भारत को झुग्गी बस्ती से मुक्त करने के लिए सरकार के
द्वारा राजीव आवास योजना को शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो क्या होगा साथियों आंसर? मैं कहूंगा सोना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैं कहूंगा साथियों के इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इस बल को साथियों प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन साथियों निम्नीकरण के लिए नहीं, अपघटन के लिए नहीं साथियों, संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अभी आपके यहां पर 50 सवाल होंगे। उसके बाद रीजनिंग के मैं आपके लिए लेकर आऊं साथियों एक ही क्लास में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं कहूंगा अगर आप वाकई में देखिए, अगर आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे आप करो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस बार 100% सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भले आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी साथियों मैं कहूंगा ऐसा ऐसा कंटेंट मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में साथियों आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सिंपल से लेकर हार्ड तक मैं आपको कराऊंगा, शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। चलिए, तो कुल मिला के चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि बांझपन जो होता है ना, बांझपन ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से बांझपन हो जाता है। उसके बाद देखिए हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से आते जो है ना, आंत, ये प्रभावित होती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही साथियों पेनिसिलिन की खोज की गई। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पौधों में मूल रोमों के द्वारा, क्या पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन नहीं साथियों, स्वेदन नहीं साथियों, परासरण कहा जाता है। यानी कि पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो प्रक्रिया परासरण कहलाई जाती है। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो साथियों अब 15 क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे करंट अफेयर के, और ये हर मॉडल पेपर में रहेंगे, जीएस के क्वेश्चंस भी रहेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान समय पर? तो शक्तिकांत दास हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किन दो लोगों की नियुक्ति की गई है? तो किनकी नियुक्ति की गई है साथियों? पवन कपूर की और टीवी रविचंद्रन की नियुक्ति की गई है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। उसके बाद देखिए देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजिंदर खन्ना, और राजिंदर खन्ना को ही देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात इनका नाम है, और नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए कि अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय नायर बने हैं। कौन बने हैं साथियों? संजय नायर बने हैं। अगला देखिए कि जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? मैं कहूंगा गुजरात राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए कि अप्रैल 2024 में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अलेक्सी नवल्नी को किया गया है और यूलिया नवलनाया को किया गया है, यानी कि ए और बी दोनों को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? तो ये पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, क्या महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार साथियों इसे किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। यह भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें ग्रीष्मा कुठार को, और
और रितिका चोपड़ा को मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए कि किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है साथियों? जेपी नड्डा साहब ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए एमएसडीई ने भारत भर में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहने के विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहां पर मिला है? बोत्सवाना में मिला है। कहां पर साथियों विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? बोत्सवाना में मिला है। उसके बाद देखिए आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक साथियों कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है संजीव रैना, और संजीव रैना ही आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब साथियों यहां पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं साथियों? रीजनिंग के क्वेश्चन अब हम लोग यहां पर देखेंगे। तो कहने के FILE को LIEF लिखा गया है, उसी प्रकार YOUR को UORY लिखा गया। तो आपको बताने कि MARK को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, यहां पर जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स यहां पर हैं, जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स यहां पर हैं, यानी कि आंसर जो होगा वो इन्हीं लेटर से मिलकर बनेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों इतना देखना है कि ये कैसे हुआ है। देखिए इफ यहां पर है तो इफ सबसे अंत में चला गया, यानी कि अगर हम यहां पर अगर बात करें ना साथियों, M सबसे पहले तो M सबसे अंत में चला जाएगा। यहां पर भी देखिए Y शुरू में सबसे अंत में आ गया। उसके बाद I यहां पर है, I जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, O जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, यानी कि A जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद L यहां पर है ना, तो L मतलब तीसरा वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, तीसरा वाला सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, तीसरा वाला सबसे पहले नंबर पर आ गया। अब बचा क्या साथियों? के बचा, तो के यहां पर हो जाएगा, यानी कि RAKM कहां पर लिखा हुआ है? RAKM ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कथन और निष्कर्ष वाला साथियों। अब सवाल आपके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी डायरेक्टर हैं और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डायरेक्टर हैं। तो जैसा इन दो कथनों में कहा गया है ना, वैसा साथियों हम कर लेते। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि सभी विद्यार्थी जो है ना वो डायरेक्टर हैं। तो साथियों ये सभी मान लीजिए क्या हो गए? ये सभी विद्यार्थी हो गए, ये विद्यार्थी हो गए साथियों, वी लिख देता हूं। और कह रहे कि ये सभी विद्यार्थी कौन है? डायरेक्टर है, तो ये साथियों डायरेक्टर में यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि सभी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डायरेक्टर हैं, यानी कि ये जो शिक्षक है ना, शिक्षक ये भी डायरेक्टर है। तो कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। अरे उसके बाद अगर बात करें निष्कर्ष की, तो देखिए निष्कर्ष कौन कौन से सही है? कह रहे कि कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी हैं, कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी, बिल्कुल सर, तो इतने डायरेक्टर विद्यार्थी हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक है, बिल्कुल साथियों, कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि इसको देखिए आपको डिक्शनरी के क्रम में, जैसे ये वर्ड्स डिक्शनरी में होते हैं ना साथियों, वैसे आपको लगाना है। आपको मैं बता देता हूं, देखिए LOI यहां पर भी है, LOI यहां पर भी है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करें LOG यहां पर है, LOI से पहले LOG आता है, यानी कि इनमें से पहले आएगा कोई। LOG यहां पर लिखा हुआ है और इसके बाद कुछ नहीं, तो मैं कहूंगा ये वाला तो सबसे पहले आ जाएगा, 5 वाला। और उसके बाद अगर बात करें LOGO पहले आता है या I पहले आता है, मैं कहूंगा I पहले आता है, तो साथियों 3 पहले आ जाएगा और उसके बाद ये आपका 4 वाला आ जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए LOI यहां पर भी है, T और LOIT यहां पर भी, अच्छा ER यहां पर है, ER यहां पर है, तो ये पहले आएगा और साथियों 2 वाला बाद में आ जाएगा। तो 534-12 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब इस सवाल को साथियों देख लीजिए, ऐसा एक सवाल आपसे 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं, आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप इसमें साथियों सिलेक्शन पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बहुत एक तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करोगे, क्योंकि इसमें साथियों रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के आपके साथियों 35 सवाल आएंगे और अगर रीजनिंग पर आपने पकड़ बना ली तो 35/35 बहुत आराम से आप कर लोगे, ठीक है ना। मतलब और उसके अलावा अगर बात करें साथियों मैथ की, अगर यहां पर बात करें मैथ में कुछ नहीं साथियों, 35 सवाल मैथ के भी आएंगे और इसमें से 30 आपका, यानी कि इन दोनों को आपको लेकर चलना होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जीएस ये भी हो सकता है कि जीएस बहुत हार्ड आ जाए, और जब जीएस बहुत हार्ड आ जाएगी तो उसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे, मैं कहूंगा 95% बच्चे उसको नहीं अच्छे से कर पाएंगे, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि भाई रीजनिंग किस लेवल की आना है, कैसी रीजनिंग आना है और ये कैसी आना है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप मेहनत करिए। और जीएस की अगर बात करें, इसमें जो साथियों आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो मैं आपको डेली 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मतलब एक मॉडल पेपर
तैयार कर रहा हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन 35 के 40 सवाल आपके होते हैं ना जीएस के, और 10 से 15 सवाल आपके हो जाते हैं साथियों करंट अफेयर के। तो ये क्लास आप लोग एग्जाम तक देखिए, आप जो पढ़ लें उसको पढ़ते रहिए, मैं नहीं रोकूंगा उसको नहीं पढ़ लें, लेकिन ये क्लास आप डेली लेते रहिए, क्योंकि 50 से 55 मिनट की एक क्लास है और इसमें आपका तीनों विषयों का क्या हो जाएगा साथियों, रिवीजन हो जाएगा। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है। अब पहले साथियों इतना आप लोग कर लीजिए, क्या कहा गया है सबसे पहले कि एल की 2 संतानें, एल की साथियों 2 संतानें होंगी, और एल जो वह एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि एल जो है ना, एल साथियों ये किसका बेटा है, ये जी का बेटा है, ये बात क्लियर है। जो टी का ससुर है, यानी कि किसकी बात चल रही है, जो की यहां पर बात चल रही है, यानी कि जी की बात चल रही है। जी जो है ना ये टी का ससुर है। टी का ससुर का मतलब क्या हुआ, अरे भाई एल की कोई पत्नी होंगी, ठीक है, वही तो कहेंगी टी का ही तो ससुर हो जाएगा साथियों जी। तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये एल के पिताजी हो गए और ये इनकी एक तरीके से बहू हो गई। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि टी का केवल एक बेटा, यानी कि टी, अभी यहां पर कहा गया था कि एल की 2 संतानें, ये कहा गया, ठीक है, यानी कि एल का एक बेटा है, एल और टी का एक बेटा है और एक बेटी होगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो टी का केवल एक बेटा है, कह रहे कि पी की मां टी है, यानी कि पी की मां कौन है, पी की मां टी है, तो इनमें से एक बच्चा तो कौन हो गया सातु, पी हो गया, ठीक है। और अब यानी कि पी कहीं पर भी आप रख दो, ऐसा करो यहां रख दो, कहने कि जी पोती नहीं है क्यों की, जी की, अच्छा जी की पोती नहीं है, जी की पोती नहीं है क्यों, यानी कि क्यों पोता होगा, अरे भाई फिर क्या होगा, फिर ये बेटी हो जाएगी और ये बेटा हो जाएगा, किसका, एल और टी का, और जी का क्या हो जाएगा, जी इनको कहेगा पोता और इनको कहेगी पोती, ठीक है, जी को, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब ये दोनों एक तरीके से दादा कहेंगे और ये पोता और पोती होंगे इनकी। उसके बाद कह रहे हैं कि पी और क्यू सहोदर है, पी और क्यू सहोदर का मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से सगे भाई बहन है, ठीक है। क्यू से किस प्रकार संबंधित है टी, यानी कि क्यू क्या कहेगा टी को, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्यू कहां पर गया, क्यू तो हमने अच्छा ये है, क्यू क्या कहेगा टी को, तो क्यू क्या कहेगा सातु, टी को मम्मी ही तो कहेगा, मम्मी कहेगा तो मां कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को साथियों देख लेते, इसमें आखिर क्या है, इसमें आखिर क्या है साथियों देख लेते हैं। कह रहे कि 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि समान है, और एक असंगत है, एक असमान है। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो अन्य से असंगत है, यानी कि सबसे अलग जो है वो आपको बताने। देखिए ये आप कैसे कर सकते हो साथियों, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, डी जो है ना 4 पर आता है, एच 8 पर आता है, एल 12 पर आता है, पी 16 पर आता है। इसकी अगर बात करें, एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है, वी 22 पर आता है, जेड 26 पर आता है, और टी साथियों आपका 20 पर आता है, ये 24 पर आता है, बी 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, वाई की अगर बात करें 25 पर, ठीक है, 3 पर, जी 7 पर, एल 12 पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए सबसे अलग रूल कहां पर लगा है, देखिए 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, 4 4 4 बढ़ाया गया, 4 4 4 बढ़ाया गया, और यहां पर साथियों कितना बढ़ाया गया, एक तरीके से यहां पर तो 4 बढ़ाया गया, सी से 7 हुआ, 4 बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 5 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अलग रूल जो लगा है वो ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा है, बाकी ये 3 सेम है बिल्कुल। 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे, यानी कि एक सीधी रेखा हम बना लेते हैं और 7 लोगों के बैठने की जगह हम यहां पर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 लोगों के बैठने की जगह हमने यहां पर बना ली, और कह रहे हैं कि सभी के सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। किस तरफ देख रहे हैं साथियों, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, ठीक है। भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ठीक है। ईशांत जो है ना, ईशांत ये गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है, गौरव एक कोने पर बैठा है, आलोक कोलिन के दाएं। देखिए अब इसको मैं आपको करने का तरीका बताता हूं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी, इसको अभी रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए। भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ये इसके भी स्किप कर दीजिए। ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, तो ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा है, इसको एक बार आप जरा करने की कोशिश करेंगे। तो ईशांत मान लीजिए यहां पर कहीं पर बैठा दीजिए ईशांत को, यानी कि ईशांत गौरव के बाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए गौरव यहां पर बैठा होगा, गौरव के बाईं ओर, तभी तो ये साथियों बैठेगा ईशांत, ठीक है। तो ईशांत गौरव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आधा पढ़ा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों गौरव कहां पर आ जाएगा, यानी कि अगर गौरव यहां पर बैठ ले तो 1 2 3 गौरव को यहां पर बैठाना चाहिए, गौरव को यहां पर बैठाना चाहिए, और कहने के गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 ईशांत बैठा है, हो गया। गौरव एक कोने पर बैठा है, अच्छा गौरव एक कोने पर बैठा है, इसका मतलब कि गौरव के इधर कोई नहीं है। तो एक काम करिए, ये साथियों 2 यहां से हटा लीजिए और 2 यहां पर आप बढ़ा लीजिए, यानी कि 1 और 2 ये बढ़ा लीजिए,
उसके बाद कह रहे हैं कि आलोक कोलिन के दूसरे दाएं स्थान पर बैठा है। आलोक कोलिन अभी हम नहीं कह सकते, अब फिर से एक बार पढ़िए इसको। कह रहे हैं कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। तो फातिमा फातिमा ये गौरव और दिनेश के बीच में बैठी है, यानी कि दिनेश जाहिर सी बात है यहां पर होगा और फातिमा जी यहां पर होंगी। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए ईशांत गौरव के बाएं, ये तो हो चुका है, गौरव ये भी हो चुका, कुछ बचा है देखिए इधर, अच्छा ये बचा है, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। तो भूषण जो है ना साथियों, भूषण भूषण बीच में बैठा है इन दोनों के, यही जगह बची, तो भूषण यहां पर बैठ जाएगा साथियों। और क्या कहा गया है, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। तो पूछा क्या है जरा देखिए, ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है, तो ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है, दिनेश बैठा है। तो दिनेश आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हमने क्यों नहीं लिखा, इसमें हमें कंफ्यूजन था, और ये कंफ्यूजन ये सवाल दूर नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि कहा गया है कि भूषण तो बीच में बैठा है, आजू बाजू कोलिन और आलोक बैठे हैं। आप क्या पता कोलिन यहां पर बैठा हो, आलोक यहां पर बैठा हो सकता हो कोलिन यहां पर बैठा हो, आलोक यहां पर बैठा हो, लेकिन सवाल ये पूछे नहीं गया था, सवाल तो हमें यहां से बन रहा था। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास साथियों, क्लास को एक बार लाइक आप लोग कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, कह रहे हैं कि प्लस गुणन को निरूपित करते हैं, यानी कि जहां पर प्लस दिखे वहां पर गुणा लगा देना, और क्या लिखा हुआ है यहां पर साथियों, ये भाग होगा, भाग घटाने को निरूपित करता है, यानी कि भाग जहां पर दिखे घटाना, यानी कि माइनस लगा देना, और उसके बाद साथियों यहां पर अगर माइनस लिखे, माइनस विभाजन को निरूपित करता है, यानी कि माइनस दिखे तो वहां पर विभाजन वाला लगा देना, बस ये सवाल है। 25 प्लस 25 भाग 50 माइनस 5 है, तो इसको लिख लीजिए 25 25 और 50 और साथियों यहां पर 5, तो प्लस है, प्लस की जगह पर गुणा लिखना है, भाग है, भाग की जगह पर माइनस, माइनस माइनस की जगह पर साथियों भाग लिखना है। 25 की 25 से कराओगे साथियों 625 आ जाएगा, माइनस अब इसको कराओगे 10 आ जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा 615 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर 615 है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के DEAL को जैसे WVZO लिखा जा सकता है उसी प्रकार CARD को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर आपको रूल पहचानना है कि आखिर इसमें साथियों रूल क्या लगा हुआ है। देखिए हम D से W कैसे बनाएंगे, E से V कैसे बनाएंगे, एक बात मुझे तो समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे A का विपरीत Z होता है, B का विपरीत साथियों Y होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, C का X होता है और D का यहां पर W होता है, तो D का यहां पर W ही तो है। उसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, L का देखिए लव लिखा, L का विपरीत O का विपरीत L, B का विपरीत E का विपरीत B, ठीक है ना। और एक होता है उफ, UF, यानी कि U का विपरीत F और F का विपरीत U। उसके अलावा एक होता है P के मूवी जैसे के, तो P का विपरीत K का विपरीत P हो जाएगा। उसके अलावा साथियों N M तो साथ में आते हैं, यानी कि N का विपरीत M हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं साथियों एक और चीज आप देख लेंगे, शर्ट, ठीक है, शर्ट और गेज। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए S का विपरीत H और H का विपरीत S, I का R और T का साथियों Z और A का T का G और A का Z हो जाएगा। अब देखिए E का विपरीत क्या मैंने आपको बताया, E का विपरीत मैंने आपको साथियों V बताया, तो यहां पर V है, E का विपरीत V, A का विपरीत Z, L का विपरीत O। अब C की अगर बात करें, C का विपरीत X हो जाएगा, A का विपरीत Z हो जाएगा, R की अगर बात करें, R का विपरीत यहां पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और D का विपरीत मैंने आपको अभी बताया W होता है। तो XZIW कहां पर लिखा हुआ है, XZIW ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कह रहे कि छुपाना का संबंध प्रकट करने से है, तो विस्तार करने का संबंध किससे होगा। छुपाना एक तरीके से कहीं ना कहीं विलोम है, तो छुपाने का विलोम प्रकट करना होता है, तो विस्तार करने का विलोम क्या होता है, संकुचित करना होता है। क्या होता है साथियों, संकुचित करना होता है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, जैसे 7 से 49 बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है वैसे यहां पर 81 से पहले जो नंबर बना है वो आपको यहां पर बताना है। जाहिर सी बात है बच्चा भी बता देगा कि भैया 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये किसका स्क्वायर है, मैं कहूंगा 81, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 यहां पर आना चाहिए, और 9 ऑप्शन में भी है। उसके बाद देखिए साथियों ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, और इससे भी तेजी से सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, ठीक है। चलिए खैर अगला सवाल देखिए, HALT को 164 लिख दिया, MOP को 132 लिख दिया, तो GOBLET को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे आप लोग बताइए। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको प्लस करें, यानी कि H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, L 12 पर होता है, T 20 पर होता है, ये आपका कितना हो जाएगा, 20 और 12 32, 32 और 33, 33 और ये 43 बोले तो 41 हो, यानी कि इसका योग तो 41 आ रहा है, लेकिन ये 41 से 164 कैसे बनाएगा। देखिए साफ साफ अगर आप 4 की गुणा करा दोगे 41 में तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो उसी प्रकार से मेरे हिसाब से ये होगा। एक बार देख लेते हैं, M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर, इसको देखिए जरा कितना आ जाएगा, ये और ये 31 हो जाएगा, 31 और 13 कितना हो जाएगा साथियों, 44 हो जाएगा। 44 के अगर 4 से गुणा करें तो कितना आएगा साथियों, 44 की अगर 4 से गुणा करें तो इतना नहीं आ पाएगा, अगर
3 से गुणा करें, ठीक है, 3 से गुणा करें, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक 12 एक 13 हो गया, बिल्कुल साथ, तो 132 आ गया। तो अब पता ये कैसे ऐसा क्यों है, 3 से गुणा की गई, 4 से गुणा की गई। यहाँ 4 से इसलिए गुणा की गई क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर 4 हैं, और यहां पर साथियों कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, यहां पर साथियों 3 है, तो 3 से करी गई, और इसमें किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 से गुणा करेंगे। पहले इसको प्लस करा लीजिए साथियों, 7 ओ होता है 15 पर, ओ होता है 15 पर, बी होता है 2 पर, एल होता है 12 पर, ई 5 पर, टी होता है 20 पर, और बाद में इसकी गुणा किससे कराना है, 7 से गुणा कराना है, ठीक है ना। 1 2 3 सॉरी 6 से कराना है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 6 यहां पर है। चलिए इसको प्लस करिए साथियों, सबसे पहले तो 7 और ये 2 9 हो जाएगा, 9 और ये 24 हो गया, 24 और कितना हो जाएगा साथियों, 26 36 हो गया, 36 और 46 56, 56 और ये 61 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 61 आपका हो गया। कहीं अगर मुझसे टोटल में मिस्टेक तो नहीं है तो जरा देखिए इसको, 6 कम 6 6 36, यानी कि 666 हमें मिल चुका ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 7 दोस्त हैं, एम एन ओ पी क्यू आर और एस, और एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों एक हमने वृत्ताकार मेज बना ली यहाँ पर, और 7 के 7 लोग हैं, तो 7 लोगों के बैठने की जगह भी बनानी होगी, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ठीक है। कहने के पी और आर एन के पड़ोसी हैं, इसको स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। क्यों स्किप कर दीजिए, इसलिए स्किप कर दीजिए करके पी और आर इन के पड़ोसी, मान लीजिए इन, अब यहां बना लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पी यहां पर आएगा या पी यहां पर आएगा, क्या पता आर यहां पर आ जाए, क्या पता पी यहां पर आ जाए, तो इसलिए इसको हमको स्किप करना होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए कह रहे कि इस एन के बाईं और दूसरे स्थान पर है ओ आर के, ये लिख सकते हो आप, एन के, एन को आप कहीं पर बैठा लो, इनमें से कहीं पर भी आप साथियों बैठा सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या यहां पर बैठा ले, क्या तो एन के बाईं, यानी कि एन के बाईं दूसरे स्थान पर कौन है, ऐसा, यानी कि एस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों ओ जो है ना, ओ ये आर और क्यू के बीच में है, अभी हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ हमें इसमें कॉमन तो मिले भाई, कॉमन ही नहीं मिल रहा है। अब इसमें हमें इन कॉमन मिल रहा है, एन यहां पर भी, एन यहां पर भी, कह रहे हैं कि पी और आर एन के पड़ोसी हैं। अब देखिए हमें थोड़ी सी अब रिस्क लेना होगी यहां पर, ठीक है। एन के पड़ोसी हैं, यानी कि पी यहां पर होगा, आर यहां पर होगा, या हो सकता हो साथियों आर यहां पर हो, पी यहां पर हो, तो कुछ भी कर लो, पी यहां पर रख लो, आर यहां पर रख लो, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कहने के एन ये हो चुका है, कहने के आर और क्यू के बीच में ओ है, आर और क्यू के बीच में ओ है, आर और क्यू के बीच में साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर ओ हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आर को यहां पर रखते तो शायद ना हो पाता, ये चीज नहीं आ पाती। अब बचा कौन है, एक बचा है, एम बचा है, तो एम यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे साथियों क्या जा रहा है, कहने के ओ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ओ के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों एम है, तो मैं कहूंगा एम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओ के दूसरे स्थान पर एम है, तो एम जिनका जिनका भी आंसर आ रहा है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में साथियों क्या है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कह रहे के पी है, खाली जगह है, 2 बार खाली जगह है, ये 2 बार खाली जगह है, एफ है, आई है, फिर से 2 बार खाली जगह है, आर ओ एफ है, और फिर से 2 बार खाली जगह है, पी आर ओ है, और फिर 2 बार खाली जगह है, फिर टी पी आर है, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर आई टी है। तो आपको बताना है यहां पर साथियों क्या फिल हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 हैं। तो मुझे ऐसा साथियों लग रहा है कि 6 6 का बनेगा, तो 6 6 का बनेगा, और क्योंकि 8 8 का तो बन नहीं सकता, 8 तो फिर बहुत ज्यादा लेटर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी वर्ड में 8 लेटर कहाँ होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। तो 6 6 का कर लीजिए अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 अलग हो गया। आप देख रहे हैं शुरू में पी आर आ रहा है, पी आर ओ, ठीक है। तो अच्छा यहां पर अगर हम पी लिख लेते हैं तो पी आर ओ एफ हो जाएगा, तो पी आर ओ एफ बन गया, यहां पर पी आर ओ एफ बन गया, पी आर ओ एफ बन गया, पी आर ओ एफ बन गया। अब देखिए यहां पर हमें पूरा मिल गया, यानी कि ये तो प्रॉफिट है, पी आर ओ एफ आई टी, तो पी आर ओ एफ आई ये हो गया, टी पहले से लिखा हुआ है, पी आर ओ एफ और साथियों आई, और ये आपका टी हो जाएगा, यहां पर पी आर ओ, यहां पर साथियों टी हो जाएगा, बस हो गया। अब देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा हुआ है। आपने लिखा है आर ओ, आपने लिखा है टी पी, आपने लिखा है साथियों क्या टीपी लिखा है, आपने लिखा है आई और टी लिखा है, आपने लिखा है साथियों एफ और आई लिखा है, आपने लिखा है ओ और एफ लिखा है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ जरा देखिए, आर ओ टी पी आई
TPIT और FIOF, ऐसा साथियों कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों रीजनिंग में मैं आपको इतना महारती बना दूंगा कि एग्जामिनर की अगर बात करें कहीं से वो आपको सवाल दे दे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। जितने टाइप के साथियों आरपीएफ में सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि जो 2018 की अगर बात करें साथियों पेपर हुआ था 2018-19 में, तो मैं कहूंगा सब चीजें आपको कंप्लीट करवा दूंगा जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो लेटेस्ट पैटर्न है रेलवे के एग्जाम में साथियों सवाल पूछे गए हैं, रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, उस टाइप के भी सवाल करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों चीजें ध्यान में है मेरे। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, कह रहे हैं कि 66 है और उसके बाद 77 आ गया और उसके बाद 90 आ गया, फिर साथियों 107 आ गया, उसके बाद 126 आ गया। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 178 ही आना चाहिए। देखिए 66 से 77 हुआ है तो मैं कहूंगा 11 बड़ा है, 77 से 90 हुआ है तो 13 बड़ा है, और 90 से 17 10 और 7 यानी कि 17 बड़ा है। 107 से 26 हो गया है तो कितना बड़ा है? 107 से 26 लगभग 20 और एक माइनस करेंगे 19 यहां पर बड़ा है। 13 बड़ा, सॉरी 11 से 13 हुआ, ठीक है। फिर ये 17 हुआ यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 13 14 15 16 17, ठीक है। 14 15 16 17 यानी कि 4 बढ़ाया गया, फिर यहाँ पर 2 बढ़ाएगा, तो मेरे हिसाब से फिर से यहाँ पर 4 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कितना बढ़ा देंगे साथियों? 4, ऐसा है 4 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कितना आ जाएगा, 4 बढ़ाएंगे, 19 में 4 बढ़ाएंगे साथियों कितना आ जाएगा भाई? 23 आ जाएगा। तो 126 में क्या 23 प्लस होगा? देखिए एक बार करके, 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 149 हो जाएगा। अच्छा 149 ऑप्शन में तो आ रहा है, 149 ऑप्शन में तो आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा? यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों तरीके से हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया था। अब अगला सवाल देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि यहां पर एक मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है। दर्पण में अगर आप RKMSG5 को देखोगे तो आपको कैसा साथियों दिखाई देगा? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर जो है वो साथियों पूछी जा रही, बस, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए मैं कहूंगा सबसे हर बार मैं कहता हूं कि जो सबसे अंत में दिखता है वो सबसे पहले दिखेगा दर्पण में। तो अंत में सबसे 5 दिख रहा है तो 5 दिखेगा तो दर्पण में, लेकिन कैसा दिखेगा? इस टाइप से दिखेगा। ऐसा यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर, यहां पर है। उसके बाद जी दिखेगा, जी साथियों कुछ ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके, और एस ऐसे दिखेगा। एम की बात करें ऐसे दिखेगा, के की बात करे तो कुछ के ऐसे दिखेगा, और साथियों आर की बात करें आर ऐसे दिखेगा। और ऐसा कहां पर आपको दिख रहा है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, क्योंकि आर यहां पर उल्टा कर दिया गया, आर यहां पर उल्टा कर दिया गया, ठीक है, और एम यहां पर उल्टा कर दिया गया। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता, और ये तो पहले ही कट कर दिया था। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यानी कि सजीव हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए और कुत्ते हो गए। देखिए जानवर हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, ये सब सजीव ही होते हैं। तो एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं जिसमें सजीव ये सारे के सारे हो जाएंगे। मान लीजिए ये जानवर हो गए, और जानवर के अंदर पक्षी तो आएगा नहीं, कुत्ते आएंगे, तो ये मान लीजिए कुत्ते हो गए, लेकिन पक्षी सजीव होते हैं तो ये सजीव के अंदर ये सब पक्षी हो गए। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है? ऐसा मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर है ए में दिख रहा है। तो ए में दिख रहा है साथियों, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि साथियों 145 है, उसके बाद 175 है, और उसके बाद 235 है, और उसके बाद 265 है, और उसके बाद साथियों 325 है, और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 415 ही आना चाहिए। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए 145 से 175 हुआ है, मैं कहूंगा यहाँ पर 30 बड़ा है। 175 से 200 तक जाओगे 25, 25 और 35 आपका 60 हो जाएगा, 60 बड़ा है। यहां पर अगर बात करें साथियों 235 से 265 हुआ है, तो फिर से यहाँ पर 30 बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया? 5 में से 5 जीरो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 में से 26 जाएगा साथियों, फिर से आपका 6 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 30 60 30 60 का चल रहा है, तो फिर से यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी कि 325 में अगर 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो साथियों आपका 355 आ जाएगा। क्या 355 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। अच्छा यहाँ पर फिर से साथियों क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पर फिर से 60 बढ़ जाएगा, तो 355 में 60 मिलाओगे कितना आता है साथियों? 415 आता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के सभी बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु कितनी है? 44.8 वर्ष है। यानी कि एक कंपनी ए है, कंपनी ए जिसका नाम है, उसमें 5 सदस्य काम करते हैं, और यहाँ के सभी सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 44.8 वर्ष है। और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी कंपनी, इसमें 4 सदस्य काम करते हैं, और इसके आयु जो औसत आयु है ना वो 48 वर्ष है। तो कहने की कंपनी बी की कुल आयु,
कंपनी ए की कुल आयु से कितनी प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप एक काम कर लो कि जो कंपनी 5 सदी यानी कि जो कंपनी ए है इसमें कितने लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, यहाँ के औसत आयु कितनी है, तो साथियों 44.8 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी ए में काम करने वाले 5 लोगों की कुल आयु कितनी होगी, तो आपको 44.8 से गुणा करा देना है। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये आ गया, और 5 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये काम करो यहां से साथियों करा लो, ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है, ये आ गया। और उसके अलावा साथियों 5 चौक 20 और 4 ये आ गया, और साथियों 2 आ गया, 5 चौक 20 आपका ये आ गया, यानी कि पॉइंट पॉइंट था ना साथियों लगा हुआ, तो ये 224 कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा। 224 आपका यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 5 सदस्यों की कुल आयु का योग कितना है, 224 वर्ष है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी में 4 लोग काम करते हैं और यहाँ की औसत आयु 48 वर्ष है। तो अगर मैं कहूँ कंपनी बी में काम करने वाले 4 लोगों की कुल आयु का योग कितना होगा, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16, 17 18 19 यानी कि 192 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी साथियों बात क्लियर है। तो कंपनी ए की कुल आयु का योग आपको पता चल गया और कंपनी बी का भी पता चल गया। अब पूछा जा रहा है, देखिए अब पूछा जा रहा है कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत है। तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है साथियों, यानी कि 224 माइनस 192, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा लगा दीजिए, और नीचे किसके, ए की कुल आयु से कितना प्रतिशत, और नीचे जो आएगी वो कंपनी ए आ जाएगी। कंपनी ए कितनी है साथियों, 224 है, तो 224 आपकी यहां पर आ जाएगी। 224 में से 192 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32 गुणा आपका 100 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। इसको साथियों कट करिए, क्या 8 से साथियों कट होगा, एक बार देखिए 8 से कट हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 64, 8 चौक कितने हो जाएंगे साथियों, 32 हो जाएंगे। ठीक, 4 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो गया। अब 10/7 आपका आंसर आ गया। तो 10/7% आपका राइट आंसर है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। सवाल समझ में आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, और कुल मिला के जो एक स्कूल है ना, इसमें कितने लड़के लड़कियां हैं, 720 लड़के लड़कियां हैं। और कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात भी दे रखा है 7:5 है, यानी कि अगर 720 कुल लड़के लड़कियां हैं, जिसमें से अगर बात करें अगर 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। उसके बाद कहने के एक अन्य स्कूल है और इसमें 560 विद्यार्थी हैं कुल मिला के, लड़के और लड़कियां मिलाकर, और कहने के वहां पर लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, तो कह रहे कि दोनों स्कूल की विद्यार्थियां, दोनों स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालिए। तो अब आपको पता साथियों क्या करना पड़ेगा, 720। अब इसमें लड़कों का देख लीजिए लड़के कितने हैं, तो साथियों नीचे ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे इन दोनों का योग आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 छंग आपका 72 हो गया। और लड़के आपके कितने आ जाएंगे, बॉयज कितने आ जाएंगे आपके, बॉयज की बात करें 7 छंग 42, यानी कि 420 यहाँ पर आपके क्या आ गए, बॉयज आ गए। अब इसका भी हम बॉयज का ही निकाल लें, कितने टोटल है, 560 है। 560 है गुणा आपका क्या आ जाएगा, 3 लड़के हैं तो 3, और बटे में क्या आ जाएगा 8, दोनों का योग। ठीक है, 8 में 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 21, यानी कि यहाँ पर कितने बॉयज आ जाएंगे, इसमें 210 आ जाएंगे। तो बॉयज का तो आपका ये हो गया। अब एक बार गर्ल्स का निकाल लीजिए। अब गर्ल्स की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर गर्ल्स का, तो एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, यहाँ से 7 हटा दीजिए, यहाँ से 3 हटा दीजिए, और आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल्स का निकालना है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35, यानी कि 35 ये हो गया 350, और ये क्या हो गया 6 पंजे 30, तो 300 आपका ये हो गया। तो मैं कहूँगा गर्ल्स का योग बॉयज़ का योग मालूम पड़ गया है। तो बॉयज़ का योग कितना है, 0 और 2 1 3 हो गया आपका, ये कितना हो गया 6 हो गया, और गर्ल्स का कितना है 0 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो इसको साथियों आपको क्या करा लेना है, कैलकुलेट करा लेना है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि दोनों का अनुपात कितना निकला साथियों, 63:65 निकला, यानी कि ये बॉयज का अनुपात है, ये गर्ल्स का अनुपात है। तो 63:65 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाया जाता है और उसको एक घन बनाया जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए यानी कि यहां पर आपका जो कहा गया है वो क्या कहा गया है साथ, देखिए जो घनाभकार, ठीक है, घनाभकार यहां पर प्लेट की बात की गई, तो घनाभकार
प्लेट का आयतन जो होगा, क्या घनाभकार प्लेट का आयतन जो होगा ना, वो साथियों घन के आयतन के बराबर है। क्या साथियों, घन के आयतन के यहाँ पर बराबर बताया गया है, ये बात क्लियर है। और घन का आयतन कितना होता है, अगर हम साथियों घन की एक भुजा ए माने तो घन का आयतन क्या हो जाता है साथियों, ए क्यूब हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। इसको और सही से लिख देता हूं, तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। घनाभकार प्लेट की आयतन की यहां पर बात की गई है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें घनाभकार, देखिए मोटाई कितनी है 1, और साथियों चौड़ाई की बात करें 9, और इसकी लंबाई कितनी है 81। तो ए क्यूब बराबर 1 गुणा 9 गुणा 81। इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहां पर अगर बात करें तो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक 3 बार सिर्फ, क्योंकि 9 गुणा 9 ही तो है ये, और ए क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब ए बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 9 आ जाएगा। तो अब यहां पर पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। तो 6 आ गया, ए की वैल्यू आपको पता है 9 है, 9 गुणा 9 आपका आ गया 9 में 81, और 81 के 6 से गुणा करें, 6 कम 6 आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 42, 6 48 आ जाएगा, यानी कि 486 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 486 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथ तो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बता दीजिए कि इस सवाल का सही जवाब कैसे क्या लगाएंगे आप। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 2400 की एक राशि है, इसको 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, ये मेरे हिसाब से साथ तो 6 सही 1/4 लिखा होना चाहिए, 6 सही 1/4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज आपको यहां पर बताना है। देखिए अब अगर हम समय की यहां पर बात करें, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूलधन की यहां पर बात की गई है जो कि 2400 है मूलधन, और 20 मार्च से लेकर 31 मई तक कितने कुल दिन हो जाएंगे, मेरे हिसाब से साथियों दिनों की संख्या 63 हो जाएगी। कितने दिन हो जाएंगे, 73 दिन हो, 63 नहीं 73 दिन यहां पर हो जाएंगे। और दर की यहां पर जो बात की गई है, दर है साथियों 6 सही 1/4। अगर इसको हम सही तरीके से करें तो 6 चौक 24 और 1 25 बटे यहां पर 4 हो जाएगा, 25/4% हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे साधारण ब्याज जा रहा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है कि पी आर टी, क्या पी आर टी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, अब एक बात ध्यान रखिए, अब यहां पर जो आता है ना ये टी समय, ये वर्ष में आता है। तो अगर 73 दिनों को वर्ष में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो साथियों 73/365 हो जाएगा। क्या 73/365 हो जाएगा। तो अब साधारण ब्याज निकाल लीजिए, पी कितना है, मूलधन 24 है, 2400 है। आर की अगर बात करें, आर कितना है 25/4 है, तो 25/4 हो गया। और समय कितना है, समय आपका कितना है 73/365, 73/365 आपका हो गया। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज आपका साथियों निकल आएगा। चलिए 6 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 00 आ गया, ठीक है ना। इसको साथियों अब किससे कट करें, 5 से कट करें, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 73 से 73 आपका ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहां पर अगर बात करें, तो साधारण ब्याज बराबर कितना बच जाएगा, 600 ये हो गया, 600 ये हो गया साथियों। और यहां पर अगर बात करें 5 आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 आपका ये हो जाएगा। और यहां पर 100 तो लगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला 100 तो हमने लिखा ही नहीं, और ये आपका 100 आ गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। साधारण ब्याज 6 पंजे 30 आपका यहां पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या 30 रुपए कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आंसर आपका इस ऑप्शन के साथ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं। देखिए कहने के 1/3 गुणा 4 है, 1/3 गुणा 4 है, और प्लस है, फिर 1/4 गुणा 5 है, 4 गुणा 5 है, फिर प्लस आ गया, फिर 1/5 गुणा 6 है, और फिर प्लस है। और यही क्रम ऐसे ही चलता रहा, जिसकी नंबर देख रहे हैं 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 गुणा 7, फिर 7 गुणा 8, ऐसे करके चलता रहता है। और ये क्रम चलता है 20 गुणा 21 तक। कभी भी अगर आपको इस स्ट्रक्चर में सवाल देखने को मिले, ये संख्याओं का जो खेल है ना, ऐसी संख्या देखने को मिले, और वहां पर साथियों प्लस 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 लिखा हो, और ऐसे करके हो डॉट 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 डॉट, तो इसका एक ही तरीका होता है, पहली वाली संख्या को ले लो, इसको ले लो, और साथियों इसको ले लो, इसको आपस में घटा दो। जब आप इसको आपस में घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 1/3 माइनस 1/21, 1/21, बस ये इसका आंसर होता है। मतलब इसको कैलकुलेट कर लेना होता है, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसको साथियों कैसे कैलकुलेट करें देख लीजिए, 21 यहां पर आ जाएगा, 21 माइनस 3 आ गया, और 21 गुणा यहां पर 3 आ गया। इसमें से अगर साथियों घटाएंगे तो 18 बटे क्या आ जाएगा, 21 गुणा 3 आ जाएगा, 3 कम 3, 3 छंग 18, यानी कि 6/21 यहां पर आ चुका है। अब 3 दुना और 3 सत्ते, तो मैं कहूंगा 2/7 कहां पर लिखा हुआ है, 2/7 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 13 प्राप्त साधारण ब्याज, ये कुछ नहीं है साथ।
ठीक है, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 16.80 रुपए का है, तो वो धनराशि क्या है। देखिए, कभी भी सवाल में अगर आपको दे रखा हो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर आपको दे रखा हो, तो आपको एक सूत्र लगाना होता है। कौन सा सूत्र साथियों? डी बराबर साथियों R/100 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डी क्या है? डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब साथियों ये अंतर, यानी कि अंतर लिखना है आपको डी की जगह। और उसके बाद साथियों गुणा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, मूलधन कह लो, पी कह लो। अंतर कितना है साथियों? अंतर आपका 16.80 है, बराबर आर कितना है? आर 8% है, तो साथियों यहाँ पर 8 गुणा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा? 100 गुणा 100 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा? मूलधन हो जाएगा, जो कि आपको साथियों यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए, अब अगर इसको साथियों कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आधा, और यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, आधा आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे और यहाँ पर साथियों 50 आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए और कट करें तो 2 आ गया, और फिर यहाँ पर 25 आ गया, फिर से साथियों 2 आ गया, और यहाँ पर साथियों क्या आ गया? 25, 2/25 आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 16.80, अब 25 है ना, तो 25 इसके गुणे में चला जाएगा, 25 आ गया, बराबर लगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और 2 गुणा 2 साथियों यहाँ पर नीचे आ जाएगा, बराबर आपका पी आ जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो नीचे साथियों 2 0 आ जाए, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो 25 से कम 25 चौक आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 से अगर कट करेंगे साथियों 4 चौक 16, 4 दूना 8 आपका ये आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए क्या क्या आपके पास रहेगा? आपके पास आ गया है साथियों 420 गुणा 25 और बटे 4 यहाँ पर आ गया है। तो अब इसको अगर साथियों कैंसिल करें तो किससे कैंसिल करें? हाँ, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो अब आपको 25 की गुणा साथियों किससे कराना है? 105 से कराना है। अगर मैं कैलकुलेटर का साथियों यूज करूं क्या कि 25 की गुणा आपको किससे कराना है? 105 से कराना है, तो 2625 आ जाएगा। और 2625 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है इस सवाल को देखिए, और आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करिए। कह रहे कि किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, यानी कि 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब जो 15 छात्र है ना, उसी में के 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो कहने के 15वें छात्र की औसत आयु क्या होगी? चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं साथियों 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो अगर मैं कहूं 15 छात्रों की कुल आयु का योग कितना है, तो 15 गुणा 14 आपको कराना पड़ेगी। तो 15 गुणा 14 अगर कराते हैं ना तो साथियों तो 210 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से करा लिया है। ठीक है, ताकि समय की थोड़ी बचत हो सके। 15 गुणा 14 तो आप भी करा सकते हो, क्या उसमें है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं 6 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 15, 15 छक्का 90, 90 यहाँ पर हो जाएगी। और अगर बात करें 8 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 छात्रों की औसत आयु तो 13 वर्ष है। 8 छात्रों की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? तो साथियों 104 हो जाएगा, 104 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, और ये 210 आ गया है, दोनों को आपस में घटा दीजिए, यानी कि 210 माइनस कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये आपका 194 हो जाएगा। 210 में से 194 वर्ष घटता है, तो 16 वर्ष साथियों आ जाता है। तो मैं कहूंगा कि 15वें छात्र की आयु कितनी होगी साथियों? 16 वर्ष होगी, और 16 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, करके वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान के बराबर हो। क्या तो मतलब अंतर, वो अनुपात आपको ज्ञात करना है जिसके दोनों पदों का अंतर कितना हो साथियों? अंतर 45 हो, यानी कि मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो इनका अंतर 45 होना चाहिए। ठीक है ना, और प्राप्त मान के बराबर होना चाहिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज इसमें मिसिंग है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। प्राप्त मान जो है ना, एक सेकेंड, अब ठीक है, यानी कि प्राप्त मान 4/7 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों 4/7 आना चाहिए। क्या 4/7 के बराबर हो, ये आना चाहिए। चलिए, तो अब साथियों अंतर तो हमें पता चल गया है कितना है, और प्राप्त मान इसका मतलब पता है क्या हुआ? x/y बराबर 4/7, यानी कि x अगर 4 है तो y 7 हो। तो कुल मिला के इसमें साथियों क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी इनको अगर हम ऑप्शंस की मदद से करें, मान लीजिए पहला अगर वाला ऑप्शन हम लें, यानी कि हमको दोनों को साथियों घटाना पड़ेगा। अगर क्या इनका अंतर क्या साथियों 45 आता है? देखिए जरा 105
और 60। तो साथियों ये 5 आ गए, 4 बिल्कुल साथियों 45 आ रहा है। लेकिन हमें दूसरी ट्रिक भी देखना पड़ेगी, ये क्या इनको अगर ऐसे करके रखते हैं साथियों, क्या 60/105 रखते हैं तो इनको अगर भाग करते तो 4/7 आता है। देखिए जरा क्या, देखिए 15 से अगर कट करें तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों दोनों कंडीशन भी हमारा बिल्कुल सही बैठे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अच्छा, एक बार ऑप्शन नंबर बी वाले को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आएगा, नहीं आएगा देखिए जरा। तो साथियों इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। 45 तो आ रहा है, लेकिन क्या अगर इनको भाग करेंगे तो ये 4/7 आता है। देखिए जरा, यहाँ तो 4/7 आ चुका है, यहाँ पर आता है। 5 से कट करें 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छंग 30 नहीं आ रहा है। तो मैं कहूंगा यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसे लगी आपको ये क्लास, एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।